जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू पे एडिटोरियल आया है वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट से रिलेटेड आया है। उसमें क्या बताया गया है कि साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया मतलब कि इंडिया हो जाएगा, भूटान वगैरह, नेपाल, बांग्लादेश हो जाएगा, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरह, ये सारे कंट्रीज़ को मिलकर के जो कोप 30 मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 जो कि ब्राज़ील में मिलने वाला है, ये एक तरह का एनवायरनमेंट का ग्रुप है, ठीक है ना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको फाइट करता है, ठीक है ना। तो साउथ एशिया कंट्रीज़ को मिलकर के वहाँ पे क्या डिमांड रखनी चाहिए, इसके बारे में आर्टिकल आया है। उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक होता है क्लाइमेट चेंज, जो मैंने भी कहा उसका मतलब क्या होता है। तो पहले हमें सीखना पड़ेगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये बोलता है कि जैसे मीथेन गैस होती है, उसको CH4 कहते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक वाटर वेपर होता है और भी काफ़ी सारी गैसेस होती है। ये मिलके क्या करती है कि अर्थ के ना ऊपर एक ब्लैंकेट बना देती है, अर्थ के ऊपर एक चादर डाल देती है। ये सारी गैसेस एक चादर बना देती है। आप चादर ओढ़ते हैं तो आपको भी गर्मी लगती है, वैसे ही अगर ये चादर उड़ाएंगे अपन पृथ्वी को तो उसको भी गर्मी लगेगी। मैं वो वाले कंसेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ कि वो अल्ट्रावायलेट रेस को ये इनकमिंग होती है आउटगोइंग को बंद करती है, वो सारा छोड़ दो। कंबल समझो कि कंबल है, पृथ्वी को कंबल उड़ाई तो गर्मी लगी, ठीक है भाई। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। फिर आए इंसान, इंसानों ने फैक्ट्रीज वगैरह बनाई, कोल वगैरह का भी यूज़ किया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये जो चादर थी ना ये और मोटी हो गई, ठीक है ना, ये चादर थोड़ी सी और मोटी हो गई। अगर आप मोटी चादर ओढ़ेंगे तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई मतलब कि पृथ्वी और ज़्यादा गर्म हुई, गर्म होते से क्या हुआ कि कुछ सारे इफेक्ट्स हुए, जैसे कि सी लेवल जैसा तो बढ़ गया, ग्लेशियर वगैरह थे वो पिघलने लग गए, ठीक है ना, और साइक्लोन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गया, हीट वेव बहुत ज़्यादा होने लगी। तो ये सारे इफेक्ट जिससे कि परेशानियाँ होती, उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। कि हमारा क्लाइमेट पहले जो स्मूथ था अब वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, हमारा सी लेवल बढ़ गया, ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, साइक्लोन बढ़ रहे हैं, फ्लड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी परेशानियाँ हो रही है। मेरी बात समझ में आ गई। ग्रीन हाउस इफेक्ट नॉर्मल कंबल, ग्लोबल वार्मिंग से मोटी कंबल उड़ा दी, मोटी कंबल उड़ते ज़्यादा गर्मी हुई, ज़्यादा गर्मी से सारी परेशानी होगी। इन सारी परेशानियों को ही क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। बात समझ में आ गई सर। फिर आता है एक क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट फाइनेंस। ये दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा था आज तक, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पर समझ में नहीं आते। मैंने बताता हूँ। अब जैसे कि ये फैक्ट्री और कोल वगैरह हुए ना, बहुत सारे फैक्ट्री बनी, बहुत सारे कोल जलाए, तो ये जलाया किसने एक्चुअली में, ये हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया, यूरोप में आया। मतलब कि यूरोप ने बहुत ज़्यादा कोयला जलाया, बहुत ज़्यादा कोयला जलाया, इससे कि सारा सी लेवल बढ़ गया, साइक्लोन में काफ़ी ज़्यादा आने लग गए। तो भाई कोयला तो इन्होंने जलाया और सी लेवल भी बढ़ गया। तो ये सी लेवल बढ़ने से क्या हुआ कि जो कोस्टल इलाके ना, कोस्टल कंट्रीज है, उनमें ज़्यादा परेशानी हो गई। सर कैसे हुई भाई, अगर समुद्र जैसे कि ये लैंड था, ठीक है ना, समुद्र का पहले लेवल यहाँ तक था, अब लेवल यहाँ तक आ गया, तो ये ज़मीन तो डूब गई ना। अगर पहले पानी यहाँ तक आ रहा था तो ये ज़मीन, ये वाली ज़मीन बच रही थी, ये लैंड है, ठीक है, नहीं बच रही थी। लेकिन अब पानी का लेवल होगी तो सारी की सारी ज़मीन भी बह जाएगी पानी के साथ ही। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई कंट्री बसी हुई थी वो तो कंट्री डूब जाएगी, जैसे कि श्रीलंका, जैसे मालदीव्स, जैसे इंडिया का कोस्टल इलाका पूरा का पूरा, ये सारे डूब जाएंगे। भाई कोयला तो यूरोप ने जलाया, लेकिन डूब कौन रहे हैं, ये सारे स्मॉल स्मॉल कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री, जो गरीब कंट्री, वो सारे डूब रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये जो अमीर कंट्री है ना, इनको गरीब कंट्री को पैसे देने चाहिए, पैसे देने चाहिए। क्यों पैसे देने चाहिए, क्योंकि कोयला इन्होंने जलाया, दुनिया को गर्म इन्होंने किया, और इनका खामियाजा कौन भुगत रहे, गरीब कंट्रीज भुगत रहे हैं। इसको बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस, कि अमीर कंट्रीज गरीब कंट्री को पैसे दे। क्यों, क्योंकि अमीर कंट्री ने कोयला जला जला के अमीर हुए हैं ये, और इससे ग्लोबल वार्मिंग हुई है, और परेशानी किसने उठाई, जो छोटे कंट्रीज, इसको बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लाइमेट जस्टिस। क्यों, इनके साथ जस्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो बेचारे, इन्होंने तो ना कोयला जलाया ना कुछ किया, लेकिन फिर भी ये डूब रहे हैं। बात समझ में आ गई नहीं आगे सर, बात समझ में आ गई पूरी। तो इनको जस्टिस मिलना जरूरी था, इसको बोलते हैं क्लाइमेट जस्टिस। समझ में आ गया, क्लाइमेट जस्टिस समझ में आ गया होगा, क्लाइमेट फाइनेंस समझ में आ गया और क्लाइमेट चेंज, तीनों चीज़ समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है सर। अब साउथ एशिया जो जो COP 30 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 जो मिलने वाले ब्राज़ील में, उसमें क्या क्या डिमांड करने वाले, वो चाहते हैं कि क्लाइमेट एक्शन हो। क्लाइमेट एक्शन मतलब ये सारे, क्लाइमेट फाइनेंस मिले, क्लाइमेट जस्टिस मिले, वो सारी चीज़ें, फाइनेंस मिले इनको, और रीजनल यूनिटी बनाए, मतलब कि साउथ एशिया कंट्रीज एक साथ मिलकर आए। चलो ठीक है सर, क्यों इंपॉर्टेंट है। जो साउथ एशिया है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा क्लाइमेट वनरेबल जगह है। क्लाइमेट वनरेबल समझ में आ गया ना, क्योंकि ये सारे के सारे कोस्टल इलाके सारे के सारे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो सारे कोस्टल इलाके, यहाँ पे नेपाल, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये इंडिया हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे मालदीव हो गया, या श्रीलंका, सॉरी यहाँ श्रीलंका हो गया, या मालदीव हो गया, ये सारे के सारे कोस्टल इलाके, सबको ज़्यादा झेलने पड़ेगा पानी। अगर सी लेवल बढ़ गया तो क्लाइमेट चेंज होगी, तो बिल्कुल सही बात है सर। ये क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन है। यहाँ की पॉपुलेशन करीबन 2 बिलियन, मतलब 200 करोड़, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इम्पैक्ट क्या दिखाई देता है कि हाँ, हम देख पा रहे हैं भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, इंडिया में बहुत ज़ोरदार वाली हीट वेव हो रही है, और हमने फील भी की इसको नेचुरली। नेपाल में ग्लेशियर मेल्स हो रहे हैं। ग्लेशियर क्या होता है, जैसे कि ये पर्वत होते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह जमी हुई होती है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि ये पर्वत
भाई अगर ये वाली बर्फ़ पिघली तो ऐसे निकल जाएगी, ये वाली बर्फ़ निकली तो यहाँ निकल जाएगी, लेकिन ये वाली बर्फ़ पिघलेगी ना तो यहाँ कलेक्ट होगा पानी, क्योंकि ये वैली है। और यहाँ पे ये वाली बर्फ़ भी पिघलेगी तो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक, ग्लेशियल। और ये जब बस्ट होती है ना, ये अचानक से फटती है ना, तो पूरे के पूरे गांव वगैरह सारे के सारे खेत वगैरह सब कुछ खराब हो जाते हैं। ठीक है, ये मेरे को पता है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये वो सारे वर्ड्स है जी, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस और क्लाइमेट चेंज, ये समझना जरूरी था, इसलिए मैंने समझा दिया। मालदीव्स वगैरह में देखा है तो मालदीव्स और श्रीलंका में हाँ ये सी लेवल थ्रेट है, ये तो एग्जिस्टेंस का थ्रेट है, नहीं तो ये तो नक्शे से भी गायब हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्लाइमेट से है ना सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं हो रही, एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। लोग बाग तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन हाँ फॉरेस्ट वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, साउथ एशिया जो COP30 अभी जो मीटिंग होने वाली है उसमें 5 डिमांड्स रखने वाली है। पहली डिमांड होगी इम्प्लीमेंटेशन की। इसका क्या मतलब होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, जिन्होंने कोयल जलाया था, जैसे कि यूरोप और USA, इन्होंने बहुत सारे प्रॉमिस किए कि हम गरीब कंट्री को ये देंगे ये देंगे ये देंगे, लेकिन एक्चुअली में डिलीवरी बहुत कम हो रही। CEW इसका मतलब होता है कि काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। ठीक है ना, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट मैटर, ये एक तरह का इंडिया का थिंक टैंक है, मतलब कि रिसर्च वगैरह करता है। इसने कहा कि सिर्फ 5% जो क्लाइमेट प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है आज तक। मतलब कि पेरिस एग्रीमेंट हो जाए, चाहे उससे पहले जितने भी एग्रीमेंट हुए ना, उस सब के सब कोई भी काम नहीं आ रहा, सिर्फ 5% ही प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा भाई, हम किस तरह से उनको कहें कि आप अपना जो आपने प्रॉमिस किया उसे कंप्लीट करो, कि हमें रीजनल प्रॉफिट को, जो रीजनल प्रॉफिट जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनको हमें कलेक्टिवली यूज़ करने का, मतलब कि जैसे G20 होता है ना, तो ये सारे के सारे साउथ एशिया कंट्री मिले और G20 में अपनी आवाज़ को उठा के सर इन्होंने हमारे साथ गलत किया है, इन्होंने हमें क्लाइमेट फाइनेंस नहीं किया, हमें तक हमें पैसे नहीं दिए, और हमारे यहाँ पे एग्जिस्टेंस का लेवल आ चुका है। ठीक है ना, ब्रिक्स वगैरह के बिम्स्टेक हो गया, यहाँ पर इनको अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। अगर ये रीजनल यूनिटी रखेगी साउथ एशिया, तो यहाँ पे इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सेकंड क्या होता है, एडेप्टेशन, मिटिगेशन जितना ही ज़रूरी होता है। पहले तो एडेप्टेशन और मिटिगेशन का मतलब भी समझ में नहीं आता, बहुत कन्फ्यूजन लगता है। मिटिगेशन कहता है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग का होने नहीं देना है, ग्लोबल वार्मिंग का होने नहीं देना, मिटिगेशन कहता है। एडेप्टेशन कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, अब इससे बचे कैसे, इसको कहते हैं एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन अब जरूरी हो गया है, अब मिटिगेशन की बातें नहीं करते लोग बाग, अब एडेप्टेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, अब आगे क्या करें, इससे कैसे बचें, तो हमें एडेप्टेशन की ओर जाना है। और जो ये रीजन है साउथ एशिया वाला, यहाँ पे जो क्लाइमेट रिस्क है वो डायरेक्ट और सीवियर है। दिखती बात है, हमने देखा सर अक्सर इंडिया में देखा जाए तो एक्सट्रीम हीट डेज होते हैं वो डबल हो सकते हैं आने वाले टाइम पे। अभी करीबन इंडिया में 100 डेज होते हैं जो कि हीट वेव से चलते हैं, आने वाले टाइम में 200 हो जाएंगे। 200 मतलब कि 6 मंथ, 6 महीने ऐसे होंगे जिसमें भयंकर गर्मी पड़ने वाली। नेपाल के अंदर में ग्लेशियल आउटबर्स्ट हो रहा है, मैंने दिखा है वहाँ पे। मालदीव्स के अंदर में क्या हो रहा है कि इनका एग्जिस्टेंशियल लेवल हो रहा है, मतलब कि ये एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये थ्रेट हो चुका है अब तो। क्या नीड है, क्या जरूरी है इस समय एडोप्टेशन के लिए, क्या जरूरत है हमें, पहला होगा हमारे लिए यहाँ पे क्लाइमेट रेजिस्टेंट फार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। सर इसका मतलब समझ में मैंने कहा मैं समझाता हूँ। ऐसा बीज उगाना है हमें भाई, ऐसा बीज लेके आओ और ज़मीन में से उगा दो। अब चाहे यहाँ ड्रोट आए, सूखा पड़ जाए, चाहे यहाँ फ्लड आए, चाहे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, तो भी ये पौधा होगा ही होगा। हमें इस तरह के पौधे, इस तरह के बीज लाने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग करना। ठीक है सर, अर्ली वार्निंग सिस्टम लेके आना है हमें। कैसे, जैसे अपने मोबाइल में SMS आता नहीं आता कि कल बहुत तेज़ बारिश होगी, ऐसा सिस्टम लेके आना है हमें अर्ली वार्निंग, और पूरा साउथ एशिया के लिए। ठीक है, और लास्ट में हमें लोकल एडेप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मतलब कि जैसे कि अगर हमारा इंडिया में कोस्टल इलाका है ना, यहाँ पे घर ऐसे बने चाहिए कि नीचे स्टैंड्स हो और ऊपर घर बने। समझ में आ गया नहीं आया? तब जाकर ही हमें इस तरह से हमें लोकली प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है हमें। अदरवाइज क्या होगा कि अगर कोस्टल इलाके में सी लेवल बढ़ने से जो डूब जाएंगे ना भाई, अगर सी लेवल बढ़ गया, अगर ये लेवल सी लेवल अभी तक यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये पानी अगर सी लेवल यहाँ पे आ गया ना, तो ये सारी जमीन, तो ये सारा लैंड तो डूब जाएगा। तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, लोकली एडेप्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर ला के आना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड, रीबिल्ड करना पड़ेगा ग्लोबल ट्रस्ट को। जो डेवलप्ड नेशन है ना, इन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस को डिले किया है। क्लाइमेट फाइनेंस समझ में आ गया ना, मतलब रिच कंट्रीज़ ने कोयला जलाया और ग्लोबल वार्मिंग की, इससे सी लेवल बढ़ा, लेकिन जो पुअर कंट्री थे वो डूब रहे हैं। ठीक है ना, तो रिच कंट्री को पुअर कंट्री को पैसे देने चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस, लेकिन रिच कंट्री पैसा नहीं दे रही है। हमने लास्ट वाले आर्टिकल में देखा था कि 300 बिलियन US डॉलर है ना पर ईयर देना चाहिए रिच कंट्रीज़ को, तब जाकर के पुअर कंट्री को हेल्प मिलेगी। लेकिन अभी कितना मिलता है, सिर्फ 20 बिलियन US डॉलर, मतलब करीबन 15 गुना कम मिलता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग स्लो हो रही है। ये जो रिच कंट्री से ये अपनी टेक्नोलॉजी भी मतलब ना पैसा दे रही है ना टेक्नोलॉजी दे रही है। ठीक है सर, टेक्नोलॉजी मतलब भाई इन्होंने पैसा, रिच कंट्री ने पैसा लगा लगा के इन्वेस्टमेंट कर करके बहुत सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। ठीक है ना, अगर ये डायरेक्टली इस टेक्नोलॉजी को पुअर कंट्री को दे देंगे तो पुअर कंट्री भी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके या उसे बेच करके खुद भी रिच बन सकती है। लेकिन रिच कंट्रीज ऐसा नहीं कर रही है, ना वो पैसा देती है ना वो टेक्नोलॉजी देती है। थर्ड क्या हो जाएगा, सिर्फ ग्रीन वॉशिंग हो रही है यहाँ पे।
ग्रीन वॉशिंग मतलब रिच कंट्री कहते हैं कि हाँ हमने पेपर में तो लिख दिया ना, मतलब कि सिर्फ पेपर में काम हो रहा है सब कुछ, कि हम पेपर में पेरिस एग्रीमेंट करेंगे ये करेंगे, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा। ये व्हाइट वॉश नया वर्ड, ग्रीन वॉश नया वर्ड होता है। इसका मतलब है कि पेपर में लिखना लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं करना, ठीक है। साउथ एशिया की डिमांड क्या है? साउथ एशिया क्या कह रहा है कि 1.5 जो टारगेट था ना पेरिस एग्रीमेंट में, उसे उसे अचीव करो। और रियलिटी में क्या हो चुका है, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तो एक्चुअली में बढ़ चुका है आज तक, और हमें सिर्फ 1.5 तक ही जाना चाहिए। तो साउथ एशिया कंट्री कहती है कि 1.5 तक आप प्लीज़ इस वाले टारगेट को अचीव करो। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर हमने 1.5 से डिग्री से ऊपर चला गया ना, तो अर्थ में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, मतलब कि सी लेवल वगैरह बहुत बढ़ जाएगा, और एक्चुअली में श्रीलंका और मालदीव से खत्म ही हो जाएंगे लाइफ में, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 1.5 तक लेके आओ, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं लेके आना हमें। अगर 1.2 तक आ चुके हैं हम, तो अगर 1.5 तक क्या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमें, तो हमें इससे नीचे लेके आना है, 1.2 से भी और नीचे लेके आओ उसको, ठीक है ना। मैक्सिमम टू मैक्स 1.5 तक जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सेकंड क्या हो जाएगा, जो रिपोर्टिंग करते हैं उसे ट्रांसपेरेंट करो। अगर रिच कंट्रीज कहते हैं कि हाँ हमने तो ये पैसा दे दिया है वगैरह दे दिया, उसको ट्रांसपेरेंट लेके आओ, वो रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट करो आप। ऐसा नहीं हो कि मतलब हमसे पेपर में दिया है लेकिन एक्चुअल में नहीं मिला। थर्ड क्या होगा, कोई एक्सक्यूज मत दो हमें, ठीक है। फोर्थ क्या डिमांड है साउथ एशियन कंट्री की COP30 के अंदर में रिच कंट्रीज से, वो है कि क्लाइमेट फाइनेंस को रिफॉर्म करो। क्लाइमेट फाइनेंस समझ में आ गया ना, मतलब कि वो रिच वालों ने कोल जला के ग्लोबल वार्मिंग हुई, इससे सारे पुअर कंट्रीज डूब गए, तो रिच कंट्री को पुअर कंट्री को पैसा देना चाहिए, इसको बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। इसमें रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा। पहला रिफॉर्म होगा प्रेडिक्टेबल हो सारा का सारा, जो फाइनेंस है वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, मतलब कि हर साल गारंटीड फंड मिले, ऐसा नहीं कि उनका हाथ जोड़ना पड़ रहा है। सेकंड क्या होगा, एक्सेसिबल हो, मतलब कि पेपर वर्क को ब्यूरोक्रेसी कम हो। भाई अगर पुअर कंट्री यूरोप से पैसे मांगने जाएगा तो वो तो कहेगा ना भाई ये 10वीं की मार्कशीट लेके आओ, वो फोटो कॉपी लेके परेशान कर दे उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सेसिबल भी होना चाहिए। थर्ड क्या होगा कि वो डेट नहीं हो, वो ग्रांट होना चाहिए। डेट, भाई डेट और ग्रांट में क्या अंतर होता है? डेट मतलब कि आपको वापस चुकाना है, उधार नहीं देना है आपको, रिच कंट्री को उधार नहीं देना है ये वाला पैसा, ग्रांट में देना है, मतलब कि वो वापस कभी भी नहीं मांगा जाएगा। प्रपोजल क्या 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 करना चाहिए इनको, साउथ एशियन रेजोल्यूशन फाइनेंस फैसिलिटी, एक तरह का ये बैंक है, एक तरह का सा बैंक बना दो कि जिससे साउथ एशियन कंट्री को पैसा चाहिए होगा वो सीधा बैंक में जाएगा, पैसा लिएगा, बात खत्म। और हमारा जो एडेप्टेशन फाइनेंस है ना उसको ट्रिपल करना जरूरी है, मतलब अभी $300 300 बिलियन US डॉलर की नीड है, ठीक है ना। मिल कितना है 20 बिलियन, और कितने की नीड है एक्चुअली में $900 की, ठीक है ना। ट्रिपल करना है इसको, $900 बिलियन में करना है, ठीक है ना, तब जाके एक्चुअली में साउथ एशियन को हेल्प मिलेगी, अदरवाइज हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या होना चाहिए, मतलब कि साउथ एशियन कंट्री COP30 में क्या डिमांड करेगा, पांचों डिमांड करेगा कि जो नॉन स्टेट एक्टर है उनका भी रोल होना चाहिए, यानी कि क्लाइमेट सॉल्यूशन में सिर्फ सरकार ही नहीं कर सकती, मतलब क्लाइमेट सॉल्यूशन को सिर्फ सरकार ही हेल्प नहीं कर पाएगी, यहाँ पे हमें दूसरे सारे सेक्टर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। एक तो सरकार को तो करना पड़ेगा, साथ में ये सारे भी प्राइवेट सेक्टर हो, यूथ हो, साइंटिस्ट हो, एनजीओ, इनको भी इंक्लूड करना चाहिए क्लाइमेट सॉल्यूशन को निकालने के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा तो हाँ बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी होगी वहाँ पे, तो वो वर्किंग बहुत धीरे होगी, ठीक है। अगर इन सारे एक्टर्स को लेके आते हैं हम तो थोड़ा फास्ट होगा सोल्यूशन, ठीक है। क्या क्या टूल्स यूज़ करने चाहिए हमें क्लाइमेट एक्शन को कम करने के लिए? पहला होगा कि AI क्लाइमेट मॉडलिंग करना है। इसका मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में, कि चैट जीपीटी में डाटा डाल देंगे हम कि भाई कि साइक्लोन वगैरह कब आना चाहिए, या साइक्लोन वगैरह कब आएगा, या फ्लड वगैरह कब आएगा, इससे हमें पहले अर्ली वार्निंग मिल जाएगी। समझ में आ गया। सेकंड क्या होगा, रिमोट सेंसिंग, मतलब कि हम सैटेलाइट से देखेंगे कि हाँ कब साइक्लोन आने वाला है, कैसे आने वाला है, तो हम पहले से ही लोगों को कह सकते हैं अब साइक्लोन शेल्टर में चले जाओ क्योंकि साइक्लोन आने वाला है, तो वहाँ पर जान वगैरह बच सकती है। थर्ड क्या हो जाएगा, इंडियन स्टाइल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ये वही है जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है ना, फोन में आ जाता है कि अपने आप कि हाँ कि कल तेज़ बारिश होने वाली है, कल तेज़ हवाएं चलेगी वगैरह, वो होता है नहीं होता आजकल फ़ोन में आता है, वैसे ही वैसा पूरा साउथ एशिया में होगा, तो हमें पब्लिक को हेल्प मिलेगी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। अगर मैं कोर आइडिया देखूँ तो प्रोमिस है ना, वो प्रोग्रेस नहीं है एक्चुअली में। प्रोमिस तो क्या हो रहा है, इससे ग्रीन वॉशिंग हो रही है, पेपर में लिखे ना प्रॉमिस वगैरह, पर एक्चुअली में नहीं हो रहा है, एक्चुअल प्रॉमिस नहीं है। COP30 में अब डिलीवरी होगी तभी जाकर लोगों को ट्रस्ट बनेगा, ठीक है। और क्या होगा, साउथ एशिया को क्लैरिटी से अपनी बातों को रखना चाहिए, खुद कॉपरेशन होना चाहिए, मतलब कि जो रीजनल यूनिटी लेके आनी पड़ेगी, और इम्प्लीमेंटेशन पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ऑल ओवर कंट्रीज, सारे रिच कंट्रीज को, अदरवाइज साउथ एशिया कंट्री में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अगर वन लाइन की समरी देखें यहाँ पे, तो साउथ एशिया है वो COP30 में क्लाइमेट एक्शन, फेयर फाइनेंस और रीजनल यूनिटी की डिमांड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। क्लाइमेट एक्शन समझ में आ गया ना, मतलब कि इनको क्लाइमेट जस्टिस मिले साउथ एशियन कंट्रीज को, फेयर फाइनेंस मिला, मतलब कि क्लाइमेट फाइनेंस में मिला इनको, और एक अच्छा अमाउंट मिला चाहिए इनको। थर्ड क्या होगा, ये अगर रीजनल यूनिटी रखते तो हाँ ये बार्गेन वहाँ पे कर सकते हैं इस बात को, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा ही इमीडिएट है और लाइफ थ्रेटनिंग है। सही बात है, हम तो देख रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हीट वेव हो चुकी है, श्रीलंका में और मालदीव्स का तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम आ गई। थैंक यू।